नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास इंग्लिश सूत्रा में, आपके अपने चैनल इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं, आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और आप लोगों के द्वारा दिए गए कुछ सजेशन, आप लोगों के द्वारा की गई कुछ डिमांड या कुछ मांग कि भाई आप लोगों ने जिसमें ये कहा है कि सर कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी डालिए जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको हम कहते हैं, या पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी वगैरह जो होती हैं। तो इसी को आज फोकस करते हुए और प्लस कुछ हिस्ट्री, कुछ पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आज हम आपके सामने हैं। और आज भी हमारी सीरीज़ थोड़ी उसी तरह की है जैसी जिस प्रकार की सीरीज़ हम डेली आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और ये उसी तरह की एक सीरीज़ है जो हम क्विक रिवीजन के पर्पज़ से आपके सामने लगातार ला रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और बाकी आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपना समर्थन, अपना जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है वो हमारे ऊपर वो जता ही रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। चलिए आज हम आपके सामने फिर एक बार चीज़ों को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो अब आज जो हमारा पहला क्वेश्चन जो शुरू होता है वो शुरू होता है कहाँ से? वो हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर पहला जो आज हमारा है वो है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भैया, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किन तीन प्रदेशों में फैला हुआ है? तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन तीन प्रदेशों में है? तो देखिए, हम बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत तेज़ी के साथ बाकी जो ऑप्शन है उन पर थोड़ा सा बात करेंगे। ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो देखिए, हमारा जो आंसर है वो है ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, इन तीन राज्यों की सीमा पर फैला हुआ है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर? कौन से तीन राज्य? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, तीन राज्यों की सीमा पर ये फैला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है? तो गंदे पानी से इनमें से कौन सी गैस बनती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस? तो मीथेन, CFC, HFC और जलवाष्प। तो गंदे पानी से बनने वाली जो गैस है वो कौन सी? हमारा आंसर है ए, मीथेन। ठीक, तो मीथेन, क्योंकि जो कीचड़ टाइप का पानी होता है, दलदली जो पानी हो जाता है, तो उससे कौन सी गैस उसमें उत्पन्न होती है? तो उसमें उत्पन्न होती है मीथेन गैस। और मीथेन को हम क्या कहते हैं? मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं। मार्श गैस, मीथेन को ही हम मार्श गैस भी कहते हैं। कहाँ पर? मार्श गैस भी कहते हैं। क्लियर है? मार्श गैस। और दलदली भूमि में या कीचड़ युक्त भूमि में भी जो गैस बनती है उसको कहते हैं, वो जो गैस होती है, ये जो गंदा पानी है, इस गंदे हुए पानी को कह दीजिए या नम भूमि कह दीजिए, नम भूमि। ठीक, गंदे पानी की ज़मीन या दलदली भूमि या कीचड़ युक्त भूमि या कीचड़ युक्त भूमि। तो इन सब में कौन सी गैस होती है? तो इन सब में जो गैस होती है वो होती है मार्श गैस या मीथेन। मार्श गैस या मीथेन को ही मार्श गैस भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है लाख बहोशी राष्ट्रीय उद्यान। तो लाख बहोशी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो लाख बहोशी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये इसका हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो इसका ऑप्शन है, हमारा आंसर है सी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के लाख बहोशी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। उत्तर प्रदेश के कन्नौज
उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फैला हुआ है लाख बहोशी नेशनल पार्क जो है, लाख बहोशी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज़ और कन्नौज जो है, बेसिकली कन्नौज किस लिए फेमस है? कन्नौज को कहा जाता है क्या? कन्नौज को कहा जाता है इत्र नगरी। इत्र नगरी, इत्र मतलब परफ्यूम, इत्र नगरी। कन्नौज का क्या फेमस है? कन्नौज अपने परफ्यूम के लिए, अपने जो आपका ये जो इसको कहते हैं आजकल हम परफ्यूम जिसको हम कहते हैं, तो परफ्यूम नगरी के नाम से फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला तितली पार्क, भारत का पहला तितली पार्क, तो भारत का पहला तितली पार्क किस नेशनल पार्क में विकसित किया गया है? तो भारत का पहला तितली पार्क किस नेशनल पार्क में बनाया गया था? तो भारत का पहला तितली पार्क ए बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक, बी नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक, सी नेशनल जूलॉजिकल पार्क कलकत्ता और डी काजीरंगा नेशनल पार्क। तो बताइए, तो ऑप्शन है हमारा ए बन्नेरघट्टा। तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक यानी कि बेंगलोर में है, ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, और इसी नेशनल पार्क में भारत का पहला तितली पार्क भी बनाया गया है। क्लियर है? भारत का पहला तितली बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर है? तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलोर में, कर्नाटक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की सबसे ज़्यादा संख्या है? सबसे ज़्यादा संख्या यानी कि भारत के किस राज्य में जो है नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा हैं? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या नन ऑफ दीज? तो ऐसा राज्य है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह स्थित हैं, और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर वगैरह भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में ही टाइगर रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। ठीक, और मध्य प्रदेश एक और चीज़ के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में भी भारत का पहले स्थान पर रहने वाला राज्य है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन भी कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में, तो इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? तो भैया सतपुड़ा कहाँ पर है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर फैली हुई हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश वगैरह में हैं। ठीक, तो देखिए, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर होगा? ये भी आंसर क्या है? आंसर बी मध्य प्रदेश। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। तो देखिए इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए ये हम लोगों की एक जो है रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है, और इसीलिए हम लोग इसको तेज़ी के साथ करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसलिए हम इसको बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन करते हुए, चीज़ों को देखते हुए, चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ करते हुए चल रहे हैं। चलिए फटाफट अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल। तो कान्हा टाइगर रिजर्व है बी मध्य प्रदेश। और देखिए अभी हमने जस्ट बताया था कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रातापानी टाइगर रिजर्व। तो रातापानी टाइगर रिजर्व, तो रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो देखिए रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान और कर्नाटक। तो रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इसका आंसर है ए मध्य प्रदेश। तो रातापानी टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है भैया? रातापानी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास फैला हुआ है ये, रायसेन जिले में और आसपास में फैला हुआ है रातापानी टाइगर रिजर्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं
आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं ये। थोड़ा सा ये जो लेक्चर है आज का, इसको थोड़ा सा स्पेशली फोकस करके देखिएगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? तो नोकरेक नेशनल पार्क, देखिए ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नोकरेक नेशनल पार्क किस प्रदेश में है, किस राज्य में है। तो नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ? अरुणाचल, मेघालय, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। इसका आंसर है बी, मेघालय। नोकरेक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? मेघालय में। और मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। शिलोंग, क्लियर? मेघालय, शिलोंग। और ये नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है बनी ठनी। तो देखिए बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? यानी कि बनी ठनी जो है, बनी ठनी चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है? तो देखिए हमारे यहाँ भारत में चित्रकला की या पेंटिंग की अलग अलग शैलियाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल, पेंटिंग के अलग अलग स्कूल डेवलप हुए थे मध्यकाल में। और मध्यकाल में, मेडवल एरा में, उसी मध्यकाल में भारत में अलग अलग प्रकार की जो चित्रकला की शैली उत्पन्न हुई है या विकसित हुई हैं, उन्हीं शैलियों में से, उन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार है बनी ठनी। बनी ठनी पेंटिंग शैली, बनी ठनी चित्रकारी कला। तो ये चित्र शैली कहाँ से संबंधित है? तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए बनी ठनी क्या है। तो बनी ठनी चित्रकला की एक शैली है, पेंटिंग की एक पेंटिंग का एक स्कूल है। स्कूल मतलब एक शैली है। दूसरी बात है भी ये कहाँ से संबंधित है? बूंदी शैली से, चावंड शैली से, किशनगढ़ शैली से या जयपुर शैली से। तो ये इसका आंसर है सी, जयपुर शैली, आपका सी, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ की प्रसिद्ध है बनी ठनी शैली। ठीक, बनी ठनी यानी कि यहाँ पर जो है जो चित्र एक प्रकार का ये पेंटिंग बनी है, बहुत एक महिला की एक तस्वीर, एक पिक्चर बनाई गई है उस दौर के पेंटरों के द्वारा, चित्रकारों के द्वारा। और ये बहुत जो है प्रसिद्ध मूर्ति थी, प्रसिद्ध चित्रकला थी। और इसी नाम से आगे चलकर किशनगढ़ में ये किशनगढ़ शैली विकसित हुई। अब वर्तमान में किशनगढ़ ये राजस्थान में है, अजमेर ज़िले में पड़ता है किशनगढ़। ठीक, अजमेर ज़िले में ये वर्तमान में किशनगढ़ जो है अजमेर ज़िले का ही एक टाउन है, अजमेर ज़िले का ही एक तहसील कह दीजिए, कस्बा कह दीजिए, वहाँ पर है। और वहाँ पर ये बनी ठनी चित्रकला शैली विकसित हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ठीक, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो देखिए अभी हमने अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें हमने बताया है कि भारत में अलग अलग, मध्यकाल में भारत में अलग अलग चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ विकसित हुई हैं। यानी कि राजाओं के यहाँ जो क्षेत्रीय राजा होते थे, उन्होंने अपने यहाँ अलग अलग प्रकार के जो चित्रकार थे उनको आश्रय दिया था। और उनको आश्रय देकर उन्होंने अलग अलग प्रकार की चित्रकला की शैलियों का, पेंटिंग की अलग अलग टाइप जो है, अलग अलग स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो डेवलप हुई थी। चित्रकला के अलग अलग प्रकार विकसित हुए, शैलियाँ विकसित हुई। और उन्हीं में से जो शैली जहाँ पर विकसित हुई, जिस शैली को, जिस टाइप को जहाँ पर बढ़ावा दिया गया, वो वहीं के नाम से जानी गई। जैसे पहाड़ों में जो पेंटिंग विकसित हुई, चित्रकला विकसित हुई, उसको पहाड़ी पेंटिंग कहा गया। ठीक, राजपूत राजाओं के यहाँ पर, राजपूत राजाओं के दरबारों में पेंटिंग की जो शैली विकसित हुई, उसको राजपूत स्कूल या राजपूत कला शैली कहा गया। ठीक, मुगलों के यहाँ, मुगलों के काल में जो पेंटिंग शैली विकसित हुई, उसको मुगल चित्रकला शैली या मुगल स्कूल कहा गया। कांगड़ा, हिमाचल में कांगड़ा वैली में, कांगड़ा में जो चित्रकला शैली विकसित हुई तो उसको कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा गया। तो इस तरह से अलग अलग चित्रकलाओं की अलग अलग टाइप, अलग अलग स्कूल डेवलप हुए। और ये पूछता है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा निम्न में से किस कला की विभिन्न शैली हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर है बी, चित्रकला की। यानी कि पेंटिंग के अलग अलग स्कूल हैं, पेंटिंग की अलग अलग शैलियाँ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देश बंधु, यानी कि इनमें से कौन सा नेता स्वतंत्रता से पहले देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध था? तो आंसर है एस.सी. बोस, बी चित्तरंजन दास, सी एस.एन. बनर्जी और डी राजा राममोहन राय। तो आंसर है हमारा बी, C.R. दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को क्या कहा गया है? चित्तरंजन दास को ही टाइटल दिया गया था, उपाधि दी गई थी किसकी? देशबंधु। देशबंधु किसकी उपाधि है? तो चित्तरंजन दास की। और एक चीज़ याद रखिए, देशबंधु कहा गया है C.R. दास को, जबकि दीनबंधु, एक अंग्रेज थे दीनबंधु,
का टाइटल उनको दिया गया था। दीन बंधु कहा गया है C.F. एंड्रयूज़ को, C.F. एंड्रयूज़, C.F. एंड्रयूज़। और इसी तरह से एक और टाइटल, एक और उपाधि दी गई थी किसको, वो उपाधि दी गई है बंग बंधु, बंग बंधु। तो बंग बंधु का टाइटल किसका है, तो बंग बंधु की उपाधि किसको दी गई थी, ये दी गई है शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को दी गई बंग बंधु का टाइटल। शेख मुजीबुर रहमान कौन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जनक या बांग्लादेश के पिता। कौन, शेख मुजीबुर रहमान। वर्तमान में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, इनको टाइटल दिया गया था बंग बंधु। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी, देश बंधु की उपाधि थी किसकी, ये थी C.R. दास, चित्तरंजन दास की। और दीन बंधु की एक अंग्रेज अधिकारी थे C.F. एंड्रयूज़, उनको दीन बंधु। और आगे चलकर बंग बंधु कहलाए कौन, बंग बंधु कहलाए शेख मुजीबुर रहमान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह की उपाधियों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है किसको कौन सा टाइटल दिया गया। तो दीवान-ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किसने किया। तो दीवाने कोही क्या था, पहली बात तो ये समझ लीजिए, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के समय में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। और वो कृषि विभाग क्या था, उस एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को नाम दिया गया था दीवाने कोही, ये दीवाने अमीर कोही भी इसको कहते हैं। अब बात आती है कि किसने इसको स्थापित किया था। ए बलबन मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह और गियासुद्दीन तुगलक। तो दीवाने अमीर कोही नामक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, उसकी स्थापना की थी। आंसर है हमारा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। इसके माध्यम से इसने क्या किया था कि किसानों की स्थिति सुधारी थी, कृषि विभाग में कुछ सुधार किए थे। और किसानों को क्या दिया था, किसानों को एग्रीकल्चरल लोन, एडवांस लोन, जैसे आजकल भारत सरकार की ओर से किसानों को KCC किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम चलाई जा रही है दी गई है। तो इसी तरह से इसने उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नाम का एक विभाग बनाया था। ये जो दीवाने अमीर कोही किसने बनाया, ये MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। MBT आप याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने, ये कभी कभी आप पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार एक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, तो कृषि विभाग की स्थापना की किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इस कृषि विभाग का नाम था दीवाने अमीर कोही। क्लियर है, और पहली बार स्थापित करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सुल्तान ने हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। तो भैया पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सुल्तान ने, तो यानी कि ये हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की, ये हमारा जो क्वेश्चन रिलेटेड है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास से है। और हक ए शर्ब, तो हक ए शर्ब क्या था, तो यहाँ पर हमारी बात आ जाती है कि हक ए शर्ब क्या था। तो हक ए शर्ब क्या था, ये इरिगेशन टैक्स था, यानी कि सिंचाई कर था। ये क्या था बेसिकली, ये सिंचाई कर, ये था सिंचाई कर, यानी कि इरिगेशन टैक्स। ये क्या था, ये सिंचाई टैक्स था, सिंचाई कर था। नहरों से सिंचाई के बदले में किसानों से जो टैक्स लिया जाता था, या ऐसे किसान जो सुल्तान द्वारा खुदवाई गई नहरों से अपने खेतों की, अपने फसलों की सिंचाई करते थे, उन किसानों को नहरों से सिंचाई के बदले में जो टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स का नाम था हक ए शर्ब। और ये केवल उन किसानों से ही लिया जाता था, या उन किसानों पर ही लगाया जाता था जो किसान नहरों से सिंचाई करते थे। क्लियर। तो नहरों से सिंचाई करने वाले किसानों से जो टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को कहा जाता था हक ए शर्ब। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि हक ए शर्ब नाम का क्या था, ये सिंचाई कर था, नहरों से सिंचाई करने वाले किसानों से लिया जाता था। दूसरी बात है, अब इस टैक्स को, इस हक ए शर्ब नाम का जो सिंचाई कर था, इरीगेशन टैक्स था, इसको लगाया किसने पहली बार, तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो पहली बार इसको लगाने वाला सुल्तान था डी, फिरोज तुगलक, FST, फिरोज तुगलक ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में हक ए शर्ब नामक इरीगेशन टैक्स लगाया था। तो किसने, फिरोज तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक जिसे हम बोल देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रेहला। रेहला नामक पुस्तक किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है। तो भैया रेहला नामक बुक जो है वो किस शासक के समय की घटनाओं का जो है विवरण है उसमें। तो पहली बात ये हम बात करते हैं कि रेहला ये जो बुक है ये किसने लिखी है। रेहला रॉट बाय इब्न ए बतूता। इसका ऑथर है इब्न बतूता। ठीक, और इब्न बतूता किसके समय भारत आया। तो इब्न बतूता जो है ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। किसके समय, MBT के समय। और MBT के शासनकाल पर ही इसने जो बुक लिखी, भारत आने के बाद जब ये वापस अपने घर गया तो इसने अपनी भारत यात्रा से संबंधित जो किताब लिखी वो उस किताब का नाम था रेहला, उस बुक का नाम था रेहला। क्लियर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेहला किसकी बुक है। तो रेहला है इब्न बतूता की, इब्न बतूता। ठीक, तो भारत यात्रा पर लिखी। तो रेहला का टॉपिक क्या है, भारत यात्रा का विवरण। ठीक, टॉपिक क्या है इस बुक में, तो इसमें टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर बेस है, तो भारत यात्रा। तो भारत यात्रा का विवरण, तो इस बुक में लिखा है इसने भारत यात्रा का विवरण। ठीक, तो ये इस तरह से रेहला रॉट बाय इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का था, तो ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका के एक देश है, अफ्रीका में एक देश है, नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को एक देश होता है, देश पड़ता है। तो ये मोरक्को का नागरिक था। क्लियर। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय, यानी कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आया था, भारत आया था, या कह दीजिए दिल्ली आया था। और उसके बाद ये भारत घूमा, इसके बाद ये वापस अपने घर चला गया मोरक्को, और वहाँ जाकर इसने अपने भारत यात्रा पर जो वृतांत लिखा, जो बुक लिखी, वो उस बुक का नाम था रेहला। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, किस वंश को दिल्ली की सत्ता से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई। तो भैया यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कौन कौन से वंश आए हैं। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में हमारी जो मेडवल हिस्ट्री है, हम मेडवल हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा दिल्ली सल्तनत, और दूसरा होता है मुग़ल एरा, या कह दीजिए दिल्ली सल्तनत एरा और मुग़ल एरा। तो दिल्ली सल्तनत में किस वंश को हटाकर तुगलक वंश आया, यानी कि किस डायनेस्टी को रिप्लेस करके तुगलक डायनेस्टी ने अपनी कमांड की, अपना रूल स्टार्ट किया। तो तुगलकों ने गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, लोदी वंश और सैयद वंश। तो आंसर है हमारा बी। आंसर क्या है हमारा, बी खिलजी वंश। खिलजी वंश को सत्ता से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई। खिलजी वंश को सत्ता से हटाकर किसकी स्थापना की गई, तुगलक वंश की। क्लियर। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है बी। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में क्या है, तो एक याद रखिएगा कि भाई, एक सेकंड, ये जो हमारा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश, मैं एक बार लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए काम आ जाएंगी ये चीज़ें। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश, डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे, तो गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश या जिसे हम दास वंश भी कह देते हैं इतिहास में, गुलाम वंश। उसके बाद
खिलजी वंश। इसके बाद खिलजियों को रिप्लेस करके आए कौन? तुगलक डायनेस्टी। इसके बाद सैयद। इसके बाद कौन आए भैया? इसके बाद आई सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद आए कौन? लोदी वंश। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी कभी पूछ रहता है कि दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली के सत्ता पर कितने वंशों ने शासन किया है। तो दिल्ली सल्तनत पर 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। पांचों डायनेस्टी कौन कौन सी हैं? पहले गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, और लास्ट में फिर लोधी डायनेस्टी। और लोधियों को रिप्लेस करके कौन आ गए? मुगल आ गए। तो क्लियर है? तो ये तो तुगलकों ने जो अपनी सत्ता स्थापित की वो किसको रिप्लेस करके, किसको हटाकर? खिलजियों को हटाकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भैया राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट होने के लिए या राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए आपकी एज या किसी व्यक्ति की एज कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो हमारा आंसर है बी, 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए या राज्यसभा का सांसद या राज्यसभा का सदस्य इलेक्ट होने के लिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए हमारी आयु 30 वर्ष 30 ईयर पूरी होनी चाहिए। जबकि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जबकि पंचायत सिस्टम में जो है मेंबर इलेक्ट होने के लिए, यानी कि ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत हो या जिला पंचायत हो, उसमें यदि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें हम एज ए मेंबर इलेक्ट होना चाहते हैं, या हम गांव के प्रधान जी बनना चाहते हैं, या हम ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते हैं, या बीडीसी मेंबर बनना चाहते हैं, या जिला पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं, या जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तब हमारी एज कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए है 21 ईयर। कितनी? 21 वर्ष की आयु। यानी कि पंचायत सिस्टम में आपको, पंचायत व्यवस्था में आपको सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष कुछ भी बनना है तो आपकी एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और जबकि राज्यसभा के लिए कितनी है? तो आंसर है 30 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? शायद मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इस फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का शायद अब नाम चेंज हो चुका है, और कहाँ पर है ये आप लोगों को मैं ऑप्शन देता हूँ, या आपके ऑप्शन सामने, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक, आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग कमेंट के माध्यम से फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, और प्लस अब इसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है, या इसका वर्तमान में क्या नाम कर दिया गया है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग स्वयं बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? बताइए, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद ऐसा है जो जो पंचायत सिस्टम को, जो ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? तो कौन सा? 19, 21, 40 और 246। तो हमारा आंसर है सी, 40। तो हमारा आंसर है क्या? सी। पंचायत सिस्टम को जो इसमें से जो निर्देशित करता है, कहा कि भाई सीधे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसमें कहा गया है कि इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इनमें से ऐसा है जो पंचायत सिस्टम को, यानी कि जो ग्राम पंचायतों को उल्लेखित करता है, ग्राम पंचायतों के बारे में बात करता है, या ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। तो सीधी बात है आर्टिकल अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है, वो राज्य को निर्देश देता है। क्या निर्देश देता है? उसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करे, राज्य पंचायतों का गठन करे। और आर्टिकल 40 ये हमारा आता है किसमें? ये आता है हमारा डीपीएसपी में। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, ये जितने भी आर्टिकल हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने
किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू राजा को राय रायन की उपाधि दी है? आंसर है हमारा रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी वीर बल्लाल और डी सुंदर पांडे। तो हमारा आंसर है ए रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव को क्या दी थी? रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। और रामचंद्र देव कहाँ का राजा था? ये थे देवगिरी के राजा, देवगिरी के राजा थे। रामचंद्र देव कहाँ के राजा थे? ये देवगिरी के राजा थे। और किस वंश के थे? तो रामचंद्र देव जो थे ये यादव वंश के राजा थे, देवगिरी के यादव वंश। देवगिरी पर किस वंश का शासन था? तो यादव वंश का शासन था। ठीक। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जिस समय दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम अटैक हुआ, दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम अटैक जो किया करने वाला जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन जिस समय इसने पहला मुस्लिम आक्रमण जो किया था उस समय अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान नहीं था। उस समय ये इलाहाबाद में कड़ा मानिकपुर का जागीरदार था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। और उस दौरान जो सुल्तान था इसका चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला नेता या लीडर या आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी बात है कि किस राज्य पर दक्षिण भारत की किस रियासत या दक्षिण भारत में किस राज्य पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ? तो वो रियासत थी देवगिरी रियासत या देवगिरी के यादव वंश पर। ठीक, देवगिरी के यादव वंश पर। क्लियर। और राजा थे कौन? राजा थे रामचंद्र देव यादव। तो इन्हीं रामचंद्र देव यादव को आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन का टाइटल दिया था, राय रायन की उपाधि दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता कौन करता है? तो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हेडेड बाय, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हेडेड बाय, तो हेडेड बाय लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा चेयरमैन जो है राज्यसभा चेयरपर्सन। तो आंसर है हमारा ए लोकसभा स्पीकर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये किस में है? ये है अनुच्छेद 108 में। और ये जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है ये कहाँ से है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक का जो कॉन्सेप्ट है, संसद के दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग जो है, बोथ हाउसेज की जो जॉइंट सिटिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक। और इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन इस जॉइंट सिटिंग की कॉल कौन करता है? तो कॉल करता है कौन? राष्ट्रपति। जॉइंट सिटिंग किसके द्वारा आहूत की जाती है? हिंदी मीडियम वाले स्पेशली याद रखिएगा, आहूत करना, संसद के संयुक्त बैठक को आहूत करना, निमंत्रित करना, बुलाना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हिंदी में करेगा। इंग्लिश मीडियम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ होगा कॉल। ठीक। लेकिन कॉल करता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट की ओर से, राष्ट्रपति की ओर से जॉइंट सिटिंग डिक्लेयर करता है लोकसभा स्पीकर। और लोकसभा स्पीकर ही जॉइंट सिटिंग को हेड करता है। इसका चेयरपर्सन लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो संसद का स्थायी और उच्च सदन, मुझे नहीं लगता कि शायद ये भी मुझे बताने की आवश्यकता है। आप लोग सब समझदार हैं, सब मैच्योर लोग हैं आप लोग, तो आप लोग सब जानते हैं परमानेंट हाउस किसको कहते हैं या अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसको कहते हैं। तो आंसर है क्या? आंसर है ए राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, अपर हाउस, इसको उच्च सदन भी कहते हैं। और क्या है? ये स्थायी सदन है। स्थायी क्यों है? क्योंकि इसको ना तो एबॉलिश किया जा सकता है, ना तो इसको समाप्त किया जा सकता है, और ना ही इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी कि ना तो भंग किया जा सकता है और ना विघटित किया जा सकता है। स्थायी क्यों कहते हैं इसको समझ लीजिए। क्योंकि राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है, ना तो भंग यानी कि असेंबली को ना तो डिसॉल्व किया जा सकता है और ना ही समाप्त, ना ही एबॉलिश किया जा सकता है।
ना तो भंग और ना ही समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। इसलिए ये क्या है, ये अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है और इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं। ना तो भंग हो सकती है, ना तो असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, और ना ही इसको एबॉलिश किया जा सकता है, ना ही इसको समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए भैया अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था। तो भैया मीराबाई के एक पति, मीराबाई जो मध्यकाल में मीराबाई हुई थी, जो है कवित्री हुई थी, या एक तरह से भक्ति आंदोलन की कवित्री थी, भक्ति मूवमेंट की। तो इनके जो पति का क्या नाम था, तो राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह या राणा सांगा। तो इनके पति का नाम था बी, राजकुमार भोजराज। तो इनके पति थे राजकुमार भोजराज, और इसके बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया था, और जिससे इनके जो बाकी जो देवर जेठ होते थे वो सब नाराज़ हो गए थे। और इसके बाद इनका एक बड़ा फेमस एक दोहा था, मैं उसकी शायद एक लाइन जानता हूँ, शायद आप लोगों में से जो भी जिनका सब्जेक्ट हिंदी होगा उन्होंने भक्ति आंदोलन वगैरह के जो आदिकाल भक्ति काल के बारे में पढ़ा होगा। तो भक्ति आंदोलन में ही इन्होंने, मीराबाई ने अपना जो है रोल प्ले किया है कृष्ण भक्ति में इन्होंने, और ये साकार भक्ति की थी। तो इसमें उन्होंने एक अपने जो लोग इनके जो बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे थे, फिर ये मीराबाई जो है मंदिर में ही रहने लगी थी और कृष्ण को ही अपने प्रिय के रूप में जो है इन्होंने अपनाया था, और उन्हीं के विषय में कृष्ण भक्ति में ही इन्होंने फिर अपने सारी जो भी रचनाएं की वो लिखी। और फिर अपने ही जो लोग इनके खिलाफ़ होने लगे राज परिवार के, तो क्योंकि भाई राणा थे सब, तो उस समय इन्होंने एक लिखा था कि भाई सिसोदियो रूठो तुम्हारो काई कर लई, सिसोदियो रूठो तुम्हारो काई कर लई। काई मतलब सिसोदिया राजपूत थी, तो सिसोदिया अगर रूठ जाएगा तो मेरा क्या कर लेगा। तो इस तरह का इन्होंने एक लिखा था। चलिए खैर वो हिंदी वाले आप लोग सब जानते होंगे उसमें। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था इनमें से किसके आधार पर, क्रिस प्रस्ताव के आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, डी माउंटेन योजना के आधार पर, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो हमारा आंसर है बी, कैबिनेट मिशन। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है भैया बी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही 1946 में संविधान सभा का, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। क्लियर, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों या रिपोर्ट के आधार पर। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़, कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो आंसर है 5, 7, 9, 11। तो आंसर है हमारा डी, 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य हैं 11। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भाग 4 किससे संबंधित है, फटाफट बताइएगा। संघ, राज्य, मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आंसर है डी, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। तो किससे रिलेटेड है, तो ये है डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें, संविधान के भाग 4 में, और क्या है, कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आर्टिकल 36 टू 51, 36 टू 51, 36 से 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान यानी कि सिटीजनशिप रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, वो किसमें हैं। तो आंसर है अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 और अनुच्छेद 36 से 51। तो हमारा आंसर है बी, हमारा आंसर है बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किससे संबंधित प्रावधान है, वो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। यानी कि नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार से नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून है, कोई भी नियम है, संसद किसी को नागरिकता प्रदान करेगी, संसद किसी की नागरिकता को समाप्त करेगी, कैंसिल करेगी, ये सब नियम किसमें हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में हैं। और नागरिकता संबंधी प्रावधान ये किसमें आते हैं, ये आते हैं संविधान के भाग 2 में। किसमें, संविधान के भाग 2 में। अनुच्छेद कितने से कितने तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। क्लियर। और हमारे यहाँ जो जिस तरह का जो हमारे यहाँ नागरिकता का जो प्रकार है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है, सिंगल सिटीजनशिप भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों में नागरिकता के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रकार हैं, कहीं पर डुअल सिटीजनशिप है, कहीं सिंगल सिटीजनशिप है, कहीं पर ट्रायल सिटीजनशिप है। तो तिहरी नागरिकता के
एक का भी एक तरीका स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्योंकि डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी वाला देश है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले कंडीशन हमारे यहाँ है, अनेकता में एकता की भावना के साथ हमारे यहाँ नागरिकता को रखा गया है। तो इसलिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता का ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमारे यहाँ जो नागरिकता प्रदान की गई है, तो हमारे यहाँ नागरिक जो होता है वो राज्य का नागरिक नहीं होता, वो राष्ट्र का नागरिक होता है। इसीलिए जिसे हम कहते हैं स्टेट, और जिसे हम इंटरनेशनल लेवल पर जब हम प्लेटफॉर्म पर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या भारत से बाहर होते हैं, तब हम उस समय जो नेशनलिटी शो करते हैं वो हमारी राष्ट्रीयता होती है भारतीय। तो भारत की नागरिकता हमारे पास है। क्लियर? तो मेरा मानना है कि जो भी आज हमारा ये जो हमारी सीरीज़ ये चल रही है, इस सीरीज़ से आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुली बहुत सी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होंगी या बहुत सी आप लोगों के काम की बातें होंगी इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएँ, किस स्थल से अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं? तो अग्नि वेदिकाएँ कह दीजिए या हवन कुंड कह दीजिए या यज्ञ वेदिकाएँ कह दीजिए। ये कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो ये मिली हैं कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से भैया? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। क्लियर? तो अग्नि वेदिकाएँ कह दीजिए या हवन कुंड कह दीजिए या यज्ञ वेदिकाएँ कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली हैं हमारी कालीबंगा से। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इनमें से कौन हिमालय का दक्षिणी एवं निम्नतम भाग, तो हिमालय का दक्षिणी एवं निम्नतम भाग, हिमालय का दक्षिणी एवं निम्नतम भाग कौन सा है? तो लघु हिमालय, ठीक, लिटिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, सी ग्रेटर हिमालय और डी ट्रांस हिमालय। तो आंसर है हमारा बी। बी मतलब क्या? शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। कौन सा भैया? शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय क्या है सुन लीजिए। ये जो हमारा जो हिमालय है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक इस तरह से, तो यहाँ से इसको डिवाइड किया गया है, 4 अलग अलग पार्ट हिमालय के बनाए गए हैं इस तरह से। तो हिमालय को इस तरह से अलग अलग पार्ट में अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है कि एक है लिटिल हिमालय, एक है मिड हिमालय, एक है आउटर हिमालय। तो हिमालय का ये जो सबसे बाहरी भाग है, ये वाला जो सबसे बाहरी भाग है, इसको हम कहते हैं आउटर हिमालय। आउटर हिमालय, आउटर हिमालय। और इसी को हम कह देते हैं क्या? इसी को हम कह देते हैं शिवालिक हिमालय। इसी को हम क्या कह देते हैं? शिवालिक हिमालय। यानी कि हिमालय का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है शिवालिक हिमालय। और इसे ही हम बाहरी हिमालय भी कह देते हैं। सबसे बाहरी भाग जो है क्या है? ये आउटर हिमालय है। इसे ही हम शिवालिक हिमालय कह देते हैं। ये जो तराई का जो क्षेत्र है जितना भी, ये जो हमारा जो है आपका बाहरी जो भाग है जिसे हम कह देते हैं आपका ये पंचकुला वगैरह या सहारनपुर वगैरह, ये जो पूरी बेल्ट है तराई की, तो ये लेकर आपका तराई के नेपाल बॉर्डर तक ये पूरा का पूरा आउटर हिमालय है, शिवालिक या आउटर हिमालय। और यही सबसे क्या है? हिमालय का सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी भाग। भाई हम सबसे दक्षिणी भाग की बात करते हैं, सबसे उत्तरी क्या है हमारा? सबसे उत्तरी आ जाता है हमारा ये ट्रांस हिमालय। उसके बाद हिमालय को अलग अलग पार्ट हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है कौन सा? शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, सबसे निचला भाग है। और यही वो भाग है जो हिमालय का सबसे नवीन भाग भी है, यानी कि सबसे नया पार्ट है जो, यानी कि हिमालय का, इसको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिमालय का कौन सा भाग अभी बन रहा है या इनमें से कौन सा हिमालय अभी बन रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका होगा कि हिमालय का कौन सा भाग सबसे नवीन भाग है, सबसे न्यूएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, देन आंसर इज शिवालिक हिमालय। ठीक, शिवालिक हिमालय क्या है? अभी लगातार बन रहा है। और इसी कारण से आपने देखा होगा मानसून के दिनों में या बरसात के दिनों में या सर्दियों के दिनों में कभी कभी आपने सुना होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ या आपका JNK हुआ, तो यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं या पहाड़ या चट्टानें खिसकने की या गिरने की घटनाएं जो होती हैं, उसका ये कारण है क्योंकि ये जो बाहरी हिमालय है या जो शिवालिक हिमालय है, ये अभी निर्माणाधीन अवस्था में है। इसको निर्माणाधीन हिमालय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अभी निर्माणाधीन हिमालय भी कहते हैं। अभी ये निर्माण की स्थिति में है और इसीलिए जब ये निर्माण की अवस्था में है तो इसीलिए धीरे धीरे अभी हिमालय की ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी का कारण है कि माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई
हम लोग बचपन से जो पढ़ते थे कि भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो वो लगातार अब क्या है, वो लगातार अब बढ़ रही है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो आउटर हिमालय है ये नीचे से धीरे धीरे फोर्स क्या कर रहा है, ये बाकी क्षेत्रों को क्या कर रहा है, हिमालय की बाकी चोटियों को क्या कर रहा है, ऊपर कर रहा है। तो ऊपर कर रहा है तो क्या होगा, तो हिमालय क्या है, अभी बन रहा है ये, क्योंकि सबसे निचला भाग है तो निचला भाग अभी बन रहा है। तो बाकी जब ये फोर्स करेगा इस तरह से तो क्या होगा, तो ये लगातार हिमालय का पार्ट उठता चला जाएगा। तो सबसे नया भाग या सबसे नया हिमालय या निर्माणाधीन हिमालय या हिमालय के किस भाग में चट्टान गिरने की, पहाड़ गिरने की या मिट्टी खिसकने की या लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं, तो आपका आंसर होगा शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय या दक्षिणी हिमालय या निम्नतम हिमालय। कुछ भी, वो किसी भी प्रकार का शब्द आपके लिए प्रयोग कर सकता है। तो चट्टान गिरने की, मिट्टी गिरने की या पहाड़ गिरने की या लैंडस्लाइडिंग की सर्वाधिक घटनाएं आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय में होती हैं, क्योंकि यह भाग अभी बन रहा है और इसकी मिट्टी अभी बहुत कठोर या बहुत सॉलिड नहीं है। अभी वो पूरी तरह से कहते थे कि जो है अपने आप को सख्त या कठोर नहीं कर पाई है, तो इसलिए अभी वो बन रही है। तो इसलिए अभी वो जब बारिश पड़ती है तो उसकी जो ग्रिप होती है मिट्टी की, अपनी जो सॉइल की, वो ग्रिप जो है उसकी वो क्या हो जाती है, वो ढीली पड़ जाती है और चट्टान या पहाड़ वो लगातार स्लाइडिंग की कंडीशन में चले जाते हैं, गिर जाते हैं। क्लियर? तो मेरा मानना है कि आप लोगों का आज काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट हिमालय को लेकर या काफ़ी जो दूसरे जो पॉइंट थे उनको लेकर क्लियर हुआ होगा। और बाकी जैसा भी आपको उचित लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे या जो भी आपके सजेशन हो वो आप ज़रूर दीजिएगा। और अब हम आज अपनी इस सीरीज़ को यहाँ पर तक रोकते हैं। इससे आगे की कंडीशन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। इससे आगे के कुछ चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको हम लगातार एक बात बार बार बोल रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम के बाद हम आपके सामने एक नए कलेवर में, एक नए तेवर में आपके सामने हाजिर होंगे। और तब तक के लिए आप अपना समर्थन यदि देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे तो अपने सुझाव, समर्थन आप ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।